दोस्तों चाइना के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। लो एंड फुटवियर से लेकर हाई एंड बायोटेक तक चाइना की इंडस्ट्रियल बेस को टक्कर देना आसान नहीं है। पिछले लगभग 20 सालों से चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग दुनिया को डोमिनेट करती आई है। इसके मेजर रीजंस हैं ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन्स और गवर्नमेंट सब्सिडी के चलते चीप लेबर रेट। लेकिन 2020 आते आते ये सिचुएशन बदलने लगा। नए पुराने चैलेंजेस जैसे बढ़ते टैरिफ्स, कोविड-19 महामारी और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर गिरने लगी। फिर भी 2020 में यही एक मेजर इकोनॉमी थी जिसमें ग्रोथ देखा गया था। आज चाइनीज लीडरशिप एक नए युग की कल्पना कर रही है जहां चाइना फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा और इसका सेंट्रल फोकस है डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी। 2021 के नेशनल पीपल्स कांग्रेस में ये डिक्लेयर किया गया कि चाइना के 14th 5-year प्लान में ये स्ट्रैटेजी चाइनीज गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी होगी। इस पॉलिसी के थ्रू चाइना सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना चाहता है जिससे वो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं बल्कि फैक्ट्री फॉर चाइना बन जाए। तो आखिर क्या है ये डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी? क्या ये उतना ही अनोखा है जितना चाइनीज सरकार दावा कर रही है? और क्या इससे चाइनीज ग्रोथ को सस्टेन किया जा सकता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि बाकी दुनिया और खासकर इंडिया पे इसका क्या असर हो सकता है। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33 जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों कई एनालिस्ट का मानना है कि ड्यूअल सर्कुलेशन पॉलिसी कोई नई बात नहीं है बल्कि चाइना के सेल्फ सफिशिएंट होने के लॉन्ग स्टैंडिंग एम्बिशन को अपहोल्ड करता है। इस एम्बिशन के बारे में दुनिया को 2015 में पता चला था जब चाइना ने अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी मास्टर प्लान मेड इन चाइना 2025 का अनाउंसमेंट किया। पर वेस्टर्न वर्ल्ड और खासकर अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट ने चाइनीज लीडरशिप को एक दूसरे प्लान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये ड्यूअल सर्कुलेशन का आइडिया पहली बार मई 2020 के पॉलिट ब्यूरो यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 25 मेंबर पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मीटिंग में सामने आया था। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि चाइना प्राइमरीली 2 एस्पेक्ट्स पे फोकस करेगा। पहला इंटरनल सर्कुलेशन यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का डोमेस्टिक साइकिल जो इनोवेशन और अपग्रेड्स के सहारे होगा। दूसरा एक्सटर्नल सर्कुलेशन जिससे बाकी दुनिया के साथ चाइना का इकोनॉमिक लिंक बना रहेगा, लेकिन फॉरेन कंपनीज के साथ चाइना तभी एसोसिएट करेगा जब उससे चाइनीज डोमेस्टिक मार्केट को फायदा हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पॉलिसी एक बढ़ते हुए अनस्टेबल और हॉस्टाइल इंटरनेशनल सिस्टम के रिस्पॉन्स में प्लान किया जा रहा है। इस पॉलिसी के थ्रू चाइना अपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पे डिपेंडेंसी कम करना चाहता है पर बिना एक्सटर्नल ट्रेड को बैन किए। डुअल सर्कुलेशन का ये प्लान चाइनीज इकोनॉमिक थिंकिंग में 1988 तक ट्रेस किया जा सकता है। दोस्तों इंटरनेशनल सर्कुलेशन का ये टर्म 1988 में वांग जियान नाम के एक गवर्नमेंट रिसर्चर ने कॉइन किया था। उनका आर्गुमेंट था कि चाइना को एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए जिससे वो अपने चीप लेबर को ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क का हिस्सा बना सके। 21st सेंचुरी तक आते आते ये चाइनीज इकोनॉमिक प्लानर्स के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कई बार दावा किया है कि वो कंजम्पशन को चाइनीज ग्रोथ का इंजन बनाएंगे, इसीलिए स्कॉलर्स भी डोमेस्टिक सर्कुलेशन की तरफ ज़्यादा अटेंशन देने लगे। 3 दशक पहले चाइना के फॉर्मर लीडर डेंग ज़ाओपिंग ने ग्रेट इंटरनेशनल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी को अपनाया था, लेकिन 2008-9 के ग्लोबल क्राइसिस ने एक्सपोर्ट लेड मॉडल के वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर दिया। पॉलिसी मेकर्स ग्रोथ को रीबैलेंस करने के लिए डोमेस्टिक डिमांड पर फोकस करने लगे। एनालिस्ट के मुताबिक डुअल सर्कुलेशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए चाइना को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना, इनोवेशन को इंकरेज करते हुए की एरियाज में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना, सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट्स को
स्पेसिफिक सेक्टर्स में चैनलाइज करते हुए क्रिटिकल इनपुट्स को इंश्योर करना और लोकल गवर्नमेंट रेवेन्यू सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना। अब चलिए देखते हैं कि चाइना इस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करने की सोच रहा है। दोस्तों पहली बात तो यह है कि इंटरनल सर्कुलेशन को जंप स्टार्ट करने के लिए चाइना अपने हाउस होल्ड इनकम्स और कंजम्पशंस को बूस्ट करने की कोशिश करेगा। पॉलिसी मेकर्स दावा करते हैं कि इसके लिए एक अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण के प्रोग्राम की जरूरत है, जिससे लाखों माइग्रेंट वर्कर्स को सिटी डॉलर्स में बदलकर चाइनीज मिडिल क्लास को एक्सपैंड किया जाए। इस मिडिल क्लास के सहारे चाइना अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है। आज लगभग 60% चाइनीज पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। अक्टूबर 2020 में चाइना के 5th एनुअल मीटिंग के बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया गया था, जिसमें डिक्लेयर किया गया कि डुअल सर्कुलेशन मॉडल के थ्रू चाइना अपने डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत बनाते हुए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा। इसे करने के लिए बीजिंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को पुश करेगा। इस मामले में एक एडवांटेज ये है कि चाइना ऑलरेडी सेमीकंडक्टर्स और बाकी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर चुका है, खासकर उन सेक्टर और एरियाज में जहां अमेरिकन कंपटीशन ज्यादा है। डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ऑफ स्टेट काउंसिल के फॉर्मर डिप्टी हेड वांग गिमिंग का कहना है कि चाइना का कोर गोल है मार्केट डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करना और हायर प्रोडक्टिव एरियाज में लेबर, लैंड और फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करना। उनका मानना है कि इंटरनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके चाइना यूएस लेड वेस्टर्न कंट्रीज के टेक्नोलॉजिकल कंटेनमेंट मेजर्स को अवॉइड कर पाएगा। इसके लिए एक फ्री फ्लो ऑफ लेबर की जरूरत है, जिसे दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। फर्स्टली, हुकोउ हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को और भी फ्लेक्सिबल बना दिया जाए। हुकोउ एक हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है जो हर साल एक चाइनीज सिटीजन को इशू किया जाता है। इस कार्ड होल्डर के बर्थ प्लेस के हिसाब से उसके पब्लिक सर्विस एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है। माइग्रेंट वर्कर्स के पास यूजुअली अनेक होम टाउन के हुकोउ कार्ड्स होते हैं और इसलिए उन्हें शहर में लिमिटेड पब्लिक सर्विसेज मिलती हैं। हुकोउ रजिस्ट्रेशन को फ्लेक्सिबल बनाने से कंजम्पशन को बढ़ाया जा सकता है। सेकेंडली, रूरल लैंड मैनेजमेंट को लिबरलाइज करते हुए फार्मर्स को ये राइट देना कि वो अपनी ज़मीन कंस्ट्रक्शन या हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए बेच सकें। 1.4 मिलियन लोगों के साथ चाइना ऑलरेडी एक हाइप साइज्ड कंज्यूमर मार्केट है। इसका बढ़ता हुआ मिडिल क्लास एटलीस्ट 400 मिलियन स्ट्रांग है। चाइना डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज कैबिनेट ने यह प्रिडिक्ट किया है कि चाइना का पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2024 तक $14,000 हो सकता है और चाइनीज इकोनॉमी का साइज 2032 तक यूएस से बढ़ जाएगा। तब तक चाइना में लगभग 560 मिलियन मिडिल इनकम कंज्यूमर्स होंगे। अब आते हैं इंटरनेशनल या एक्सटर्नल सर्कुलेशन पे। वैसे तो डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी का मेन एम है डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन कैपेसिटी को बढ़ाना, लेकिन चाइनीज लीडर्स आज भी ग्रेटर मार्केट ओपनिंग पे एम्फसाइज कर रहे हैं। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और ये इंश्योर करना कि चाइना से फर्म्स फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट ना हो जाएं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्सटर्नल सर्कुलेशन के 3 की एक्सपेक्ट्स हैं। पहला, चाइना कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए अपने मार्केट को ओपन रखेगा, पर इस शर्त पे कि फॉरेन कंपनीज लोकलाइज करने यानी चाइना के डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करने के लिए तैयार हों। दूसरा, जहां एक तरफ डुअल सर्कुलेशन से चाइना एक्सपोर्ट पे अपने डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, वहीं हाई वैल्यू एडिड और हाई टेक्नोलॉजी गुड्स में अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर को बढ़ाना भी चाहता है। तीसरा, चाइना का कैपिटल और लिक्विडिटी मनी अभी भी यूएस डॉलर पर डिपेंडेंट है, चाहे वो ऑयल हो या दूसरे मटेरियल्स। ट्रांजैक्शंस मेनली डॉलर से ही होते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए चाइना अपने सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन कंट्रीज के बीच ट्रेड कंडक्ट करने में आसानी हो जो चाइना से बिजनेस करने के लिए यूएस पे डिपेंडेंट थे। इससे डिजिटल फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटल मनी का लिबरलाइजेशन हो सकता है। इकोनॉमिस्ट और एडवाइजर्स के मुताबिक यूएस के साथ लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक राइवलरी के चलते चाइना डुअल सर्कुलेशन प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को लोअर करेगा और रीजनल ट्रेड पैक्ट्स सिक्योर करेगा। चाइना ऑलरेडी इस दिशा में सिग्निफिकेंट स्टेप्स ले चुका है। नवंबर 2020 में चाइना और 14 इंडो पैसिफिक कंट्रीज ने मिलकर दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। जनवरी 2022 से लागू हुआ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या RCEP नाम का ये ट्रेड पैक्ट चाइना के साथ 4 रीजनल पावर हाउसेज यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया और आसियान मेंबर्स के साथ ट्रेड फैसिलिटेट करेगा।
इसके अलावा चाइना ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी CPTPP ज्वाइन करने में भी इंटरेस्ट जाहिर किया है। CPTPP एक ट्रेड ग्रुपिंग है जो एक समय यूएस लीड करता था, लेकिन फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को इस एग्रीमेंट से विथड्रॉ करवा लिया था। वैसे तो बाकी मेंबर कंट्रीज के साथ टेंशंस के चलते CPTPP में चाइना के प्रोस्पेक्ट्स धुंधले लग रहे हैं, लेकिन बीजिंग अपने आप को वॉशिंगटन से ज्यादा प्रो ट्रेड साबित करना चाहता है। चोंगक्विंग के फॉर्मर मेयर हुआंग किफान का मानना है कि फॉरेन बिजनेसेस को रखने के लिए चाइना को अपने डोमेस्टिक मार्केट को और भी ओपन करना होगा। वो कहते हैं कि चाइना को अगले 3 से 5 सालों में अपने एवरेज इंपोर्ट टैरिफ लेवल को 7.5% से घटाकर 5% तक करना होगा। इसके अलावा चाइना को फ्री ट्रेड पायलट जोन्स का इस्तेमाल कर इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग हब्स और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री बेसिस बनाने की जरूरत है। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कुलेशन समझ चुके हैं, तो आइए जानते हैं कि आखिर चाइना ये डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी क्यों अपनाना चाहता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि इस नए पॉलिसी के पीछे सबसे बड़ा कारण है यूएस और चाइना के बीच बढ़ते टेंशंस। चाइना इस पॉलिसी के थ्रू ओवरसीज मार्केट और टेक्नोलॉजी पे अपने लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी को अवॉइड करना चाहता है ताकि वो वेस्टर्न हेजेमनी से आज़ाद हो सके। बीजिंग के लिए ये किसी वर्स्ट केस सिनेरियो के खिलाफ एक डिफेंसिव ऑप्शन है, खासकर ऐसे समय में जब सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस चल रहे हों। यूक्रेन में रशिया के एग्रेशन के चलते अमेरिका लेड वेस्टर्न सैंक्शंस ने रशियन इकोनॉमी को एक क्राइसिस के एज पे ढकेल दिया है। चाइना में कई लोगों का मानना है कि ये सैंक्शंस चाइना पे भी लग सकते हैं क्योंकि वो रशिया के समर्थन में रहा है। इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में चाइना के लिए ओवरसीज डिमांड पर रिलाई करना उसके मैन्युफैक्चरिंग अपैरेटस के लिए अनसस्टेनेबल हो सकता है। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के हेड शी फुजहान के मुताबिक ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसेशन ने चाइना को अडाप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या चाइना अपने ग्रोथ इंजन को एक स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट से कंज्यूमर स्पेंडिंग की ओर रीओरिएंट कर पाएगा? इस सवाल को लेकर कई डाउट्स हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना के लिए उसके ग्रोथ मॉडल और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना बेहद चैलेंजिंग है। चाइना में मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए उनके परचेजिंग पावर्स घट रहे हैं। ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार चाइनीज रिटेल गुड्स सेल्स में 2020 के फर्स्ट 7 मंथ्स के अंदर 10% ड्रॉप रजिस्टर किया गया था। एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि कंज्यूमर स्पेंडिंग में रियल डिक्लाइन और भी ज्यादा है। कंजम्पशन में रिकवरी प्रोडक्शन के पीछे चल रही है और कोविड-19 के चलते जॉब लॉसेज और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज ने इस प्रॉब्लम को और भी गहरा कर दिया है। ऊपर से यूएस के साथ बढ़ता तनाव चाइनीज वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर रहा है। चाइना अभी भी यूएस के हाई टेक प्रोडक्ट्स पे रिलाई करता है। पेकिंग यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के प्रोफेसर माइकल पेटर्स दावा करते हैं कि डुअल सर्कुलेशन कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि इकोनॉमी को रीबैलेंस करने का एक पुराना प्लान है। डुअल सर्कुलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टेट से हाउस होल्ड की ओर एक मैसिव वेल्थ शिफ्ट की जरूरत है, पर ये एक बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और सिर्फ यही नहीं, एक्सपोर्ट्स की माने तो इस समय चाइना ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक ने फिर से एक्सपोर्ट्स पर चाइनीज डिपेंडेंस को बढ़ा दिया है। यूएस और बाकी देशों में इकोनॉमिक रिकवरी के चलते चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड में राइज देखा गया है। वैसे तो ये चाइना के शॉर्ट टर्म रिकवरी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इसने फिर से चाइना को उसके पुराने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल की ओर ढकेल दिया है। इससे चाइना अपने डुअल सर्कुलेशन स्ट्रेटजी के कंजम्पशन लेड मॉडल से दूर होता जा रहा है। कई इकोनॉमिस्ट दावा करते हैं कि बीजिंग अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को इनहांस करने वाला कोई पैंडेमिक रिकवरी मॉडल ढूंढने में असफल रहा है। 2020 में नेट एक्सपोर्ट्स चाइनीज जीडीपी ग्रोथ के 25.3% थे। ये 1997 के बाद सबसे हाईएस्ट था। 2021 में भी ये ट्रेंड चला जब चाइनीज जीडीपी ग्रोथ के पीछे 20.9% नेट एक्सपोर्ट्स थे। अमेरिका बिजनेस एग्जीक्यूटिव और एकेडमिक डैनियल एच रोजन के मुताबिक बीजिंग को प्राइवेट फर्म्स में इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना होगा और यूएस और ईयू जैसे मेजर इकोनॉमीज के साथ अपने हाथ इंगेज रखने होंगे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक नेगेटिवली इफेक्ट होगा। 5 मार्च 2022 को चाइना ने अपना एनुअल ग्रोथ टारगेट रिलीज किया जो लगभग 5.5% है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यह इंश्योर करना कि उसके रिसोर्सेज, कैपिटल, टैलेंट और टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली एलोकेट हो। इसके लिए उसे अपनी सप्लाई साइड में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे ताकि इकोनॉमिक गेन्स मैक्सिमाइज किए जा सकें।
डिजिटल इकोनॉमी के इनोवेशन के साथ साथ AI, बिग डेटा और 5G इन पॉलिसी डिसीजंस में एक मेजर रोल प्ले करेगा। एनालिस्ट का कहना है कि चाइना को कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने होंगे, जैसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कॉर्पोरेट डेट का कंट्रोल और चाइना के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए दो बातें सामने आती हैं। पहला ये कि डुअल सर्कुलेशन मॉडल ओवरनाइट इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है, इसके लिए कई साल लग जाएंगे। दूसरा ये कि ऐसी बात नहीं है कि चाइना अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। चाइना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का स्वागत करता रहेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन करेगा और अपने फ्री ट्रेड जोन्स और पोर्ट्स को भी यूटिलाइज करेगा। लेकिन ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं रहेगा और फॉरेन फर्म्स को चाइनीज इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए चाइना में परफॉर्म करना पड़ेगा। चाइना के इस डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी के चलते कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी आने वाले समय में खुद को रीबैलेंस करेगा और इसीलिए इस बात पे फोकस रहेगा कि मेजर इकोनॉमीज चाइना को कैसे कंटेन करेंगे। इंडिया में भी इस बात को लेकर चर्चा गहरी होती जा रही है। सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे चाइनीज एम्फेसिस का मतलब है कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एग्जिट। ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है और वेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया के पास ये मौका है कि वो चाइना से लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के एग्जिट का फायदा उठाए। जहां डीग्लोबलाइजेशन इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट को रिड्यूस करेगा, वहीं चाइना से सप्लाई चेन्स का शिफ्ट होना इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट को एक्सपैंड करेगा। हाल ही में इंडिया के स्मार्टफोन सेक्टर ने चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दी है। 3 से 4 साल पहले तक चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडस्ट्री को डोमिनेट करते थे और इंडिया मोबाइल फोन्स का एक बड़ा इंपोर्टर बन गया था। लेकिन 2017-18 से इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गया है। ये एक्सपोर्ट्स $200 मिलियन से $1.7 बिलियन तक पहुंच गए हैं। वहीं सेम पीरियड में इंपोर्ट्स 3.5 बिलियन से $500 मिलियन तक घट गए हैं। चाइना अपने प्रोडक्ट्स को चीप ऑल्टरनेटिव बना के बेचता रहा है, लेकिन साथ ही क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करता रहा। यही कारण है कि इंडियन ब्रांड्स एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन बन के उभर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने चाइना की डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी को डिस्कस किया। इस वीडियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा जैसा कि पहले बताया कि वीडियो यूपीएससी मेंस के रेलेवेंस से काफी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इससे रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए कमेंट सेक्शन में छोड़कर जाएंगे, जिसका जवाब आपको जरूर देना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस चाइनाज डुअल सर्कुलेशन पॉलिसी इन लाइट ऑफ द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।